हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये सीटेट फरवरी 2026 के लिए एसएसटी से क्लास नंबर 4 रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली 3 क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। और आज के लिए जो पहला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 31, आइए समझते हैं। प्रश्न है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों का जो चुनाव है वो भारत में कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही उत्तर हो जाएगा कि ग्राम पंचायतों का जो चुनाव है वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं कि ग्राम पंचायतों से और आगे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायत को कब जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में क्या जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में किसका प्रावधान था, जो अनुसूची, ठीक है, क्या जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है, तो ग्राम पंचायत, या हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो ग्राम पंचायतों का वर्णन है। फिर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें कितने विषयों पर क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। तो ग्राम पंचायतें कितने विषयों पर, तो 29 विषयों पर क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची, तो हमने समझी कि 11वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, तो ग्राम पंचायतों का। इसी प्रकार से जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, नगर पालिकाओं का वर्णन है। और नगर पालिकाएं कितने विषयों पर नियम बना सकती है, तो 18 विषयों पर क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। यहां से भी पेपर में क्या पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और एक प्रश्न यहां से इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है। तो ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और फिर एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा से भी क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ग्राम पंचायत का अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है, तो एक गांव या एक से अधिक गांवों की क्या हो सकती है, एक ग्राम पंचायत हो सकती है। और इस ग्राम पंचायत में जो 18 वर्ष से अधिक के आयु के होंगे या जिनका मतदाता सूची में नाम होगा, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, ग्राम सभा कहेंगे। जो 18 या 18 वर्ष की ज्यादा की आयु के हैं और जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो किस में आ जाएंगे, ग्राम सभा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ग्राम पंचायत है इसकी संरचना के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो एक ग्राम पंचायत है वो कहीं वार्डों में बटी होती है। वो किस में बटी होती है, वो वार्ड में बटी होती है। मान लो कि ये एक ग्राम पंचायत है, तो ये कितने वार्डों में, 1 2 3 4 5, ठीक है, या 6 वार्डों में बटी हुई है। 6 वार्ड सदस्य प्लस एक क्या होगा, ग्राम प्रधान, या इसे ही क्या कहा जाता है, सरपंच भी कहा जाता है। ठीक है, ग्राम प्रधान, ग्राम कहीं कहीं से ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं सरपंच के नाम से जाना जाता है, या कहीं कहीं मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या करते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितने, 5 वर्षों का होता है। यहां से आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 32, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है।
हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, और अगला है कि पुलिस अधीक्षक, अगला है कि ऑफिसर ऑन स्टेशन ड्यूटी, और अगला है होम इंस्पेक्टर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदू अधिनियम 2005 है, ठीक है, इसमें जो संशोधन किया गया तो इसने कौन से प्रावधान मुहैया करवाए। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है कि अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो क्या कर सकते हैं, धार्मिक विद्यालय खोल सकते हैं। ठीक है, अगला है कि महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार। ठीक है, अगला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है कि हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। ठीक है, अगला हो जाएगा कि पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हिंदू अधिनियम 2005 में किस चीज का वर्णन है या कौन सा प्रावधान है, तो महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी की। जब जो परिवार के मुखिया यानी पिता की मृत्यु हो जाएगी तो पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति का जो बंटवारा है वो महिला और बेटा और बेटियों में क्या किया जाएगा, बराबर किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें कि जब तक ये अधिनियम नहीं बना था तो उससे पहले पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति पर जो अधिकार है वो किसका हुआ करता था, वो पुत्र का हुआ करता था। लेकिन हिंदू अधिनियम 2005 के बाद पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति है, संपत्ति का जो अधिकार है वो माता और बेटा बेटियों का क्या होगा, बराबर का होगा। ठीक है, और फिर एक प्रश्न यहां से क्या पूछा जाता है, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। या प्रश्न ये वाला पूछा जाएगा या ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब बनाया गया और ये कब लागू किया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ या कब बनाया गया, तो बनाया तो कब गया, 2005 में बनाया गया। और अगर हम बात करते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब से लागू होता है, तो लागू हो जाएगा 24 अक्टूबर 2006 से क्या हो जाएगा, घरेलू हिंसा अधिनियम क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है, तो जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ घर में और दफ्तरों में जो शोषण नहीं किया जाएगा, तो इस प्रकार का प्रावधान है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति, और अगला है कि संसद, और तीसरा है न्यायपालिका, और चौथा है अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान की जो व्याख्या है उसका अंतिम निर्णय अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा, न्यायपालिका। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि संसद, तो संसद क्या करती है, अगर हम बात करें कि नियम कौन बनाता है या संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास है, संविधान में संशोधन का अधिकार भी किसके पास है, संसद के पास होता है। और नियमों को बनाना या नए नियमों को लागू कराना तो वो भी कौन करता है, संसद करती है। संसद ही नए नियम बनाती है और संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन अंतिम निर्णायक या
संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो वो न्यायपालिका करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 35, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि दलित एवं अल्पसंख्यकों के लिए, और अगला है कि अल्पसंख्यक और आदिवासी के लिए, और तीसरा है कि आदिवासी एवं दलित के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, आइए समझते हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश डैश कहा जाता है, कि जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकारें होती है उसे क्या कहा जाता है? हमारे पास पहला दिया गया कि धर्मनिरपेक्ष, अगला है कि उदारवादी, अगला है कि गणतंत्रात्मक, और अगला है कि संघवाद। जिसमें एक से अधिक सरकारें होती है उसे हम क्या कहते हैं? संघवाद। तो हमारा देश भी क्या है? संघवाद या संघात्मक देश है। हमारे देश में भी क्या है? एक से अधिक सरकारें होती है। अगर हम अपने देश की बात करें कि हमारे देश में कितने स्तर पर सरकारें कार्य करती है, तो केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, केंद्र सरकार ये क्या करती है? पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है। और अगर हम बात करें इसके बाद दूसरे नंबर पर, तो राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार क्या करती है? राज्यों के लिए नियम कानून बनाती है। और तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। ठीक है, कहीं कहीं से क्षेत्रीय सरकार भी कहा जाता है, या पंचायती राज व्यवस्था भी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत क्या आते हैं? ग्राम पंचायतें आती है या ग्राम प्रधान आते हैं। ठीक है, और इसे ही जो स्थानीय सरकार है इसे ही लोकतंत्र की पहली इकाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संघवाद। संघवाद में क्या होता है? जो शक्तियां हैं, शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा किस में होता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा? 37, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित, कि इनमें से कौन सी नीति ऐसी है कि जो सामाजिक न्याय को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। अगला है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि कौन सी नीति ऐसी है कि जो सामाजिक न्याय को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है, तो पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि न्यूनतम मेहनताना क्या करना? पारित करना। कि भाई अगर हम मजदूरी करा रहे हैं किसी से, तो हम क्या करेंगे? न्यूनतम मेहनताना क्या करेंगे? पारित करेंगे कि इससे कम कोई भी किसी को क्या नहीं करेगा? मजदूरी नहीं देगा। ठीक है, तो साथियों ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, और जब दोनों के दोनों ऑप्शन सही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, आइए समझते हैं। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, कि जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली की जो वास्तुशैली है उसके लिए जो एक शिक्षक है, एक शिक्षक के लिए इन 4 ऑप्शनों में से क्या केंद्रित करना चाहिए? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं। ठीक है, सेकंड है कि इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, और तीसरा ऑप्शन है कि इसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, और चौथे नंबर का हो जाएगा कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 39 है कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, कि जो इतिहास है, इतिहास शिक्षण के पीछे कौन सा उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो पहला दे रखा है कि भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, इसके लिए हमें इतिहास पढ़ाना चाहिए। अगला है कि भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद कराना। ठीक है, अगला हो जाएगा कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी क्या है, प्रासंगिक है, इसलिए हमें इतिहास पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, इसलिए इतिहास पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, समसामयिकी मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, कि जो समसामयिकी मुद्दे हैं उनको सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है उनमें लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, आइए समझते हैं। पहला दे रखा है कि देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो हम समसामयिकी मुद्दों में क्या करेंगे, हम सामाजिक विज्ञान में समसामयिकी मुद्दों को पढ़ाएंगे या समझाएंगे, तो उनके उद्देश्य क्या होने चाहिए कि देश से जुड़े मुद्दे के प्रति क्या है, रुचि बढ़ाना। ठीक है, और अगला है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, यह भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि, तो हमने ऐसा नहीं कराना है कि हम क्या करें कि किसी विषय के बारे में हम पढ़ाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं तो उसमें पहले क्या कर दें, सनसनीखेज खबर चलाएं। ठीक है, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी है कि विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए, बी और डी, ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए, बी, डी। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 41, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए, कि जब हम सामाजिक विज्ञान में क्या करेंगे, समानता पर चर्चा करेंगे, तो कौन सा उद्देश्य प्रमुख रहना, कौन सा इनमें से प्रमुख उद्देश्य रहना चाहिए। ठीक है, पहला दे रखा है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि भाई हमें क्या करना है, सभी की रिस्पेक्ट करनी है और सभी की गरिमाओं का क्या रखना है, ध्यान रखना है, सभी की इज्जत का क्या रखना है, ध्यान रखना है। सी है कि संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। ठीक है, और डी है कि यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, सही है कि हर तरह का जो अंतर है वो असमानता की ओर ले जाता है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मान लो कि दो व्यक्ति है और एक पढ़ने में अच्छा है और एक पढ़ने में बेकार है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर तरह का जो अंतर है वो असमानता की ओर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तिक भिन्नता है, व्यक्तिक भिन्नता असमानता की ओर नहीं लेकर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा कि ए, बी, सी सही और डी गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 42, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता, कक्षा और जो समाज है, कक्षा में भी क्या है, विविधता होती है कि अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, या कक्षा में स्त्री पुरुष भी क्या है, अलग अलग होते हैं, लिंग के आधार पर भिन्नता, या हम ये कह सकते हैं कि पढ़ने में कुछ बच्चे तेज होते हैं और कुछ थोड़े कमजोर होते हैं। तो बताया जा रहा है कि कक्षा में विविधता और समाज में जो विविधता व्याप्त है को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े
उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगला है केवल उन्हीं उदाहरणों को लाना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। केवल हम उन्हीं उदाहरणों को कक्षा में लाएंगे जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, मतलब जिस भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा है या जिस धर्म को मानने वाले लोग कक्षा में ज्यादा है, अगर हम ऐसा करेंगे कि उन्हीं उदाहरणों को अगर हम कक्षा में लाएंगे तो ऐसे में फिर जो अल्पसंख्यक या कक्षा में ऐसे बच्चे होंगे कि जो कम जैसे मान लो कि हिंदू कम होंगे या मुसलमान कम होंगे या कोई से दूसरे धर्म को मानने वाले लोग कम होंगे, अगर हम उनकी जो धार्मिक आस्था है उनकी धार्मिक आस्था का ध्यान नहीं रखेंगे या ऐसे उदाहरण हम कभी नहीं देंगे तो उन्हें कक्षा में क्या अलगाव की भावना पैदा होने लगेगी। तो हमने क्या करने हैं, उनका भी क्या रखना है, कक्षा में ध्यान रखना है, ठीक है। और सी है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में समझाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए और सी सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए और सी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, आइए समझते हैं। सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए कि जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में जो आंकलन है तो हमें आंकलन में किस बिंदु पर बल देना चाहिए, आइए समझते हैं। पहला दे रखा है कि उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें उन अधिगमकर्ताओं की पहचान नहीं करनी है या उन विद्यार्थियों की पहचान नहीं करनी है जो असफल हो रहे हो। सिर्फ हमें आंकलन इसलिए नहीं करना है कि कौन से विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, कक्षा में फेल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, पॉइंट की ओर। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन क्षमता को जांचना। कि अधिगमकर्ता हम क्या करें, कक्षा में सिर्फ और सिर्फ लेखन क्षमता को जांचे कि किसकी राइटिंग अच्छी है किसकी अच्छी नहीं है। अगला है अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने और मापन करना। सिर्फ और सिर्फ याद रखने के लिए हम क्या नहीं करेंगे कि कौन बच्चा कितना याद कर पा रहा है, इसलिए हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। अगला है कि अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 44 है कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये लगभग हर सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। या तो प्रश्न प्राथमिक स्रोत से पूछा जाएगा या प्रश्न द्वितीयक स्रोत से पूछा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राथमिक स्रोत किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वे स्रोत जो घटना के समय ही बने हो एवं जिनसे प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक स्रोत कहते हैं। जैसे मान लो कि कहीं दुर्घटना हुई और दुर्घटना के समय जो व्यक्ति वहां पर मौजूद था, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्राथमिक स्रोत हो जाएंगे। उनके द्वारा जो सूचना दी जाएगी या व्याख्यान किया जाएगा तो वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें द्वितीयक स्रोत, तो द्वितीयक स्रोत में कौन आएगा, तो ये स्रोत प्राथमिक स्रोतों की विश्लेषण या समीक्षा या व्याख्या करते हैं। कि मान लो कि हमने एक डायरी लिखी, हमने एक किताब लिखी, तो वो प्राथमिक में आ जाएगा। और अब उस किताब की या उस डायरी की कोई क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है या विश्लेषण कर रहा है, तो वो द्वितीयक स्रोत में आ जाएंगे। अगर हम बात करें कि प्राथमिक स्रोत के कौन कौन से उदाहरण हो जाएंगे, तो प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा जैसे शिलालेख और अभिलेख, ये प्राथमिक में आ जाएंगे। और सिक्के भी प्राथमिक में आ जाएंगे। और ताम्रपत्र और भोजपत्र भी ये किस में आ जाएंगे, ये प्राथमिक स्रोतों में आ जाएंगे। और इसी प्रकार से पुरानी इमारतें और
वास्तुकला ये भी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आती है। और इसी प्रकार से जैसे डायरी हो गया या आत्मकथाएं हो जाएंगी तो वो प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें द्वितीयक स्रोतों में तो इतिहास की किताबें और शोध पत्र और लेख, ठीक है, और जीवनी और आत्मकथा जो अन्य के द्वारा लिखी गई हो, ठीक है, तो ये सारी के सारी किस में आते हैं, द्वितीयक स्रोत में आती है। तो साथियों अगर आप इन सब चीजों को नोट्स के रूप में, थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। और उस नोट्स में हमने प्रत्येक चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उन टॉपिकों को हमने किसमें बिंदु वाइज समझाया है या पॉइंट वाइज समझाया है, और पॉइंट के साथ साथ उदाहरणों सहित समझाया है और साथ में चित्रों सहित समझाया है। तो अगर आप इन सब चीजों को थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा नोट्स ले सकते हैं और उस नोट्स से आप क्या कर सकते हैं, कम समय में ही सीटेट को अच्छे नंबरों के साथ क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप हमारा नोट्स कैसे ले सकते हैं तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9808936634 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स की जो फीस है वो ज़्यादा नहीं है। अगर आप मार्केट से एनसीईआरटी की बुक लेते हैं या कोई सी भी बुक लेते हैं तो उसकी फीस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप कोई सी भी बुक ले रहे हैं तो उसमें इतनी डिटेल में चीज़ों को नहीं समझाया गया होगा जितना कि हमारे नोट्स में है, ठीक है। तो अगर आप मार्केट से एनसीईआरटी लेते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी के लिए आपको कितनी बुक लेनी पड़ेगी, 3 क्लास 6 की लेनी पड़ेगी, 3 क्लास 7 की लेनी पड़ेगी और 3 क्लास 8 की लेनी पड़ेगी। तो ये टोटल किताबें कितनी हो जाएगी, 9 किताबें लेनी पड़ेगी आपको। और 9 किताबों को पढ़ते पढ़ते क्या है, बोरियत आ जाती है। तो अगर आप 9 किताबें ना लेकर, ये आपको एक तो महंगी भी पड़ेगी और 9 किताबें पढ़ने में क्या समय भी ज़्यादा लग जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा नोट्स ले सकते हैं। और हमारे नोट्स की जो फीस रहने वाली है तो साथियों वो ज़्यादा नहीं है। अगर आप सीडीपी और हिंदी और साथ में एसएसटी और साथ में आप एसएसटी का नोट्स लेते हैं, ये 3 सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इनकी तीनों सब्जेक्ट की फीस कितनी हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। मात्र 200 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा, पूरा ये एसएसटी 9 किताबों का जो सार कह सकते हैं वो आपको मात्र कितने में, 200 रुपये में, 200 रुपये के साथ साथ, मतलब ये एसएसटी के साथ साथ आपको हिंदी और जो सीडीपी है ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो साथियों अगर आप लेना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर नोट्स कर सकते हैं, वहां पर आप हमें मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 है द्वितीयक स्रोत। तो हमें क्या करना है दोस्तों, द्वितीयक स्रोत बताना है कि इसमें से द्वितीयक स्रोत कौन सा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा हमें, C.S. बेली द्वारा लिखित एन इलेक्ट्रेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और अगला हो जाएगा कि जेम्स मिल द्वारा लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी किताब है या किसके द्वारा लिखी गई है। और अगला है भारत का संविधान। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो दोस्तों अगर हम बात करें ये भी प्राथमिक हो जाएगा, ये भी प्राथमिक हो जाएगा। द्वितीय कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 45 है कि औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा हमें कि ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष की तुलना। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो स्त्री पुरुष की तुलना नामक जो रचना है ये किसकी है, तो ताराबाई शिंदे की है। अगला हो जाएगा रास सुंदरी देवी कृत
आमार जीवन, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि जो आमार जीवन है ये किसकी आत्मकथा है, तो रास सुंदरी देवी की है और ये भारतीय महिलाओं द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। साथियों बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय महिलाओं द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा कौन सी हो जाएगी, आमार जीवन। और ये रास सुंदरी देवी ने कब लिखी, जब उनकी आयु कितनी, 60 वर्ष की आयु में आमार जीवन लिखी। किसने, रास सुंदरी देवी ने। और कौन से भाषा में लिखी, तो बांग्ला भाषा में लिखी। कौन सी भाषा में लिखी, बांग्ला भाषा में। तो बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो आमार जीवन है वो किसके द्वारा लिखी गई और कौन से भाषा में लिखी गई, तो आमार जीवन में आमार जीवन बांग्ला भाषा में लिखी गई। तो साथियों ये क्यों संदर्भित करती है, तो ये इसलिए क्योंकि जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसे समय में रास सुंदरी देवी क्या करती थी, जब घर के सारे सदस्य सो जाते थे उसके बाद वो मोमबत्ती के उजाले से क्या करती थी, पढ़ना लिखना सीखती थी। और ऐसा करते करते 60 वर्ष की उम्र में वो क्या लिखती है, आमार जीवन लिखती है। और कौन से भाषा में साथियों, बांग्ला भाषा में। तो चलिए आगे देखते हैं। रुकिया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो सुल्ताना का स्वप्न है वो किसके द्वारा रचित रचना है या किसकी रचना है, तो रुकिया सखावत हुसैन की है। इसमें इन्होंने एक लेडी लैंड नामक स्थान की क्या करी, कल्पना करी कि जहां पर जो स्त्रियां हैं उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी हो, घूमने फिरने की आज़ादी हो, इस प्रकार की उन्होंने क्या है, एक स्थान की कल्पना करी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 46 है कि भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। पहला है कि संसाधन और संरक्षण, बिल्कुल सही बात है कि भूगोल शिक्षण में हम इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। अगला है कि विकास और विस्थापन, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, कि जो विविधता है विविधता में एकता से जो जुड़ी चुनौतियां हैं ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि मानव विकास, तो मानव विकास भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है जिसमें ए बी और डी ऐसा ऑप्शन साथियों हमारे पास कौन सा है, ए बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 77, आइए समझते हैं। ये 77 की जगह कितना होना था साथियों, ये 77 की जगह 47 होना था। ठीक है, आइए समझते हैं। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, कि जो एक सामाजिक विज्ञान की जो क्या है, सक्रिय कक्षा है, वो अधिगमकर्ताओं को किस प्रकार से प्रेरित करती है। पहला दे रखा है कि चर्चाओं को न्यूनतम रखना। ठीक है, अगला है कि पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। ठीक है, अगला हो जाएगा कि व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। ठीक है, और अगला हो जाएगा कि चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सक्रिय सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है वो अधिगमकर्ताओं को कैसे प्रेरित कर सकता है, कि जब हम उन्हें चुनौतीपूर्ण क्या करेंगे, प्रोजेक्ट देंगे और उस प्रोजेक्ट में वो बच्चे क्या करेंगे, भागीदारी निभाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ताओं के लिए। अगला जो साथियों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 48, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 48 है कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कि जो अध्याय के अंत में क्या दिए होते हैं, प्रश्न दिए होते हैं, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं। पहला दिया गया है कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि प्रोजेक्ट कार्य
तुलना और विभेद करना। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। और सी है कि ये अधिगमकर्ता में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो हमें क्या करना है, सही उत्तर की पहचान करनी है। तो ये क्या नहीं करेंगे, जो अध्याय के अंत में प्रश्न दिए होते हैं तो ये अवधारणाओं को क्या नहीं करते हैं, अवधारणा की समझ को विस्तृत विकसित नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए और बी सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 49 है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में कि जो सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा। पहला है कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। ठीक है। अगला हो जाएगा कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे वे उसी तरह क्रियान्वित है जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी सही हो जाएगा। ए और सी सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 50 है कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। तो साथियों ये एक कहानी है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा ग्रहण करके विदेश से शिक्षा ग्रहण करके कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। तो वो एक स्टेशन पर जब उतरते हैं तो वहाँ से घर जाने के लिए वो ई रिक्शा लेना चाहते हैं। तो जब ई रिक्शे वालों को वो पास बुलाते हैं और उनके जाति के बारे में उनसे पूछा जाता है तो कोई भी ई रिक्शा वाला उन्हें घर तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसी के बारे में ये हमें आगे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला दिया गया है कि अनुभवों की तुलना करना, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगला है कि परिस्थितियों से अनुमान लगाना, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि परिस्थितियों से अनुमान लगाना कि भाई उनके साथ जब इस प्रकार का व्यवहार हुआ होगा तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। ठीक है। और अगला है कि कारण और प्रभाव, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कि परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, आइए समझते हैं। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। पहला दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक का पाठ और चर्चा करना। अगला हो जाएगा कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, कि हम क्या करेंगे कि एक दुकानदार को हम क्या करेंगे, क्लास में बुलाएंगे और उसका साक्षात्कार लेंगे। ठीक है, इंटरव्यू लेंगे उसका। अगला है कि विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को देखना। अगला हो जाएगा कि मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि बाजार विषय के बारे में हमें क्या करना है, उसके परिचय के लिए हम शिक्षण शास्त्रियों को क्या कर सकते हैं, सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे उसके लिए एक जो दुकानदार है, दुकानदार को हम क्या करेंगे, कक्षा में उसका साक्षात्कार लेंगे या साक्षात्कार के लिए क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 है, यही है उस ईश्वर की महिमा इसलिए दूषण है, भीतर दूषित है, काया भीतर से इसमें कोई भ्रम ना रखना, महारी चाकों का यह कहना। एक
शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें कि यहाँ पर एक हमें पोयम दी गई है, कविता दी गई है, तो एक शिक्षक के रूप में आप अपने जो विद्यार्थी है उनसे किस प्रकार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला दे रखा है कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, कि जो मानवीय शुद्धता है वो जन्म से ही निर्धारित होती है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मानवीय शुद्धता क्या है, जन्म से निर्धारित नहीं होती है, हमारे कर्मों पर निर्धारित होती है। ठीक है। अगला है कि मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उस पर निर्धारित होती है। ठीक है। अगला हो जाएगा कि मानवीय शुद्धता हमारे विचार, तो बिल्कुल सही बात है, हमारे विचार, हमारा विश्वास से क्या होती है, निर्धारित होती है। और अगला दे रखा है कि मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो साथियों सी है वो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53, आइए समझते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पहला दिया गया हमें कि पृथ्वी की जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। अगला हो जाएगा कि अपने क्षेत्र, राज्य, देश पर अध्ययन करना। ठीक है। अगला हो जाएगा कि भारत के अतीत और सामायिक विकास का अध्ययन करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं वो क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत को इस्तेमाल अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54, आइए समझते हैं कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से अवधारणाओं को दर्शा सकता है। पहला दे रखा है कि परिक्रमण, और दूसरा है दिन और रात, और अगला है कि मौसम परिवर्तन, और अगला है कि वर्षा वितरण। तो दोस्तों वर्षा वितरण को हम ग्लोब से अच्छा किस में दर्शा सकते हैं, मानचित्र में दर्शा सकते हैं। और मानचित्र में भी किस मानचित्र में, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक राजनीतिक मानचित्र, एक भौतिक मानचित्र, और तीसरे नंबर का थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र में हम जो वर्षा का वितरण है उसे ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। और अगर हम बात करें ग्लोब पर परिक्रमण, तो ये भी अच्छे से समझा सकते हैं कि जो ग्लोब है या जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी किस प्रकार से सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो ये हम ग्लोब पर अच्छा समझा सकते हैं। और दिन और रात भी हम ग्लोब पर क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या है, सूरज है, और पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने होगा वहां पर दिन होगा, और पीछे वाले भाग में क्या होगी, रात होगी। तो ये भी हम ग्लोब पर अच्छे से समझा सकते हैं। और मौसम परिवर्तन के बारे में भी हम ग्लोब पर अच्छे से समझा सकते हैं। मान लो कि जैसे ये अभी वाली जो स्थिति है, अभी हम देख सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो भूमध्य रेखा ये वाली है। ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे, इसे हम दूसरे कलर से दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध अभी सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो अभी उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगे, बड़े दिन होंगे और गर्मी वाले दिन होंगे। इसी प्रकार से जो दक्षिणी ध्रुव है ये अभी सूर्य से क्या है, दूर है। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध का झुकाव अभी कहाँ है, सूर्य की ओर है। तो यहाँ पर अभी बड़े दिन और क्या होगी, जो दिन हैं बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी और गर्मी वाले दिन होंगे। तो मौसम परिवर्तन जब ये ही इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए हमारी पृथ्वी कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी। तो जो उत्तरी ध्रुव है ये यहाँ पर अभी सूर्य से क्या होगा, दूर होगा, और दक्षिणी ध्रुव
सूर्य के नजदीक होगा तो इस समय उत्तरी ध्रुव पर क्या होगी, ठंड होगी, और दक्षिणी ध्रुव में क्या होगी दोस्तों, गर्मी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो ये तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शनों को हम ग्लोब के माध्यम से अच्छे से समझा सकते हैं, चौथे को नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए बी सी, ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, प्रश्न नंबर 55। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 55 है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। कि आप एक क्या है, शिक्षक हो, और एक शिक्षक के तौर पर आप क्या कर रहे हो, इतिहास में लोहा बनाने के उसमें पढ़ा रहे हो। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो खनिज संसाधन ये भी सही है, उद्योग, ऊर्जा संसाधन और हमारे पृथ्वी के अंदर। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55, आइए समझते हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहे बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा हमें कि खनिज संसाधन, अगला है कि उद्योग, और तीसरा हो जाएगा ऊर्जा संसाधन। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमारे पृथ्वी के अंदर, तो भूगोल में हम ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी डी, ए बी डी, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। तो हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है कि विद्यालय के समीप वन का क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे या इसका आयोजन करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, वनों के बारे में पढ़ाना है या बताना है। तो उसके लिए सबसे उचित कथन कौन सा होगा। और दूसरा है कि क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, अगला हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। और चौथा हो जाएगा कि वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्यों सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित, जब हम विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, तो जो वनों के प्रकार है, वनों के सभी प्रकारों के बारे में विद्यार्थी को क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, तो क्षेत्रीय भ्रमण में हम क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाले वन हैं, एक ही प्रकार के वन के बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं। और वनों के भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सदाबहार वन और शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन और पर्वतीय वन। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार होते हैं, या पर्णपाती वन, तो अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे तो हम बच्चों को एक ही वन के बारे में समझा सकते हैं, जो वन उनके आसपास होंगे या जिस क्षेत्र का वो भ्रमण करेंगे। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, तो ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, वनों के बारे में क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 57, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 57 है कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में
विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, भूकंप पर चर्चा कर रहे हैं और उसकी हमें क्या करनी है, बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा का जो कौशल है, इस प्रकार का कौशल देना हमें बच्चों को या अधिगमकर्ताओं को। तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, भूकंप के प्रकार के बारे में बच्चों को बता देना। और अगला है कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, तो ये सही उत्तर हो जाएगा कि जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। और अगला हो जाएगा कि भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है साथियों, ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तवा बांध क्षेत्र के विस्थापित लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और तवा बांध से संबंधित हर सीटेट एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। आइए समझते हैं कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो तवा है, तवा बांध, ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और इस बांध को बनाना कब आरंभ किया, तो 1958 में। 1958 में बांध बनाना प्रारंभ किया, ठीक है। ठीक है, 1958 में बांध बनाना प्रारंभ किया और 1978 में क्या हो जाता है, बांध बनकर तैयार हो जाता है। बांध बनकर क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब 1994 में जो सरकार है, सरकार इस बांध में जो मछली पकड़ने का जो ठेका है वो किसे देते हैं, निजी ठेकेदारों को देते हैं। अब जब बांध बनाया गया, बांध बनाने के बाद बहुत से लोगों को क्या होना पड़ा, वहां से विस्थापित होना पड़ा और उनसे उनकी जो जीवन यापन है वो क्या हो गया, वो प्रभावित हो गया। ऐसे में उनका जो गुजारा चल रहा था वो बांध में मछली पकड़कर चल रहा था। ऐसे में सरकार क्या करती है कि जो मछली पकड़ने का टेंडर है वो निजी ठेकेदारों को देती है 1994 में। और अब उन विस्थापितों का जो जीवन यापन है वो और क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं या संगठित होते हैं। किसको लेकर, मछली पकड़ने को लेकर, ठीक है। कब संगठित होते हैं, तो संगठित होते हैं 1994 में। और उसके बाद 1996 में फिर जो सरकार है, सरकार विस्थापितों को क्या करती है, मछली पकड़ने का अधिकार वापस देती है। कब, 1996 में, ठीक है। तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न से संबंधित, तो जो तवा बांध है, तवा बांध में जो स्थानीय लोग हैं वो 1990 के दशक में किसके लिए संगठित होते हैं, तो मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर क्या होते हैं, संगठित होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 59, आइए समझते हैं। और ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। अगर साथियों आप हमारे चैनल में पहली बार हो और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है। और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिनका भी इस बार सीटेट का पेपर हो। तो चलिए देखते हैं आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। हमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाती है, तो ये तो नहीं है। विविधता क्या करती है, लोगों के बीच क्या नहीं करती है, भेदभाव नहीं बढ़ाती है। यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाती है। अगला हो जाएगा कि यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। तो जो विविधता है, विविधता क्या करती है, लोगों की जो अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग पहचान है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, तो उसे क्या करती है, स्वीकारती है विविधता, ठीक है। और अगला हो जाएगा कि यह लोगों के बीच असमानता को क्या करती है, स्वीकार करती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 60, ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है, तो आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 60 है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। पहला दे रखा है कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले क्या करता था, मतदान कर सकता था। ये एकदम सही हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया, तो ये भी सही है। अगला है कि भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि लोग क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही फिर क्या करते हैं, सरकार को चलाते हैं। अगला है कि भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला आम चुनाव 1950 में ना होकर 1951-52 में होता है, तो यही क्या हो जाएगा, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में गलत हो जाएगा। ठीक है, और जब गलत हो जाएगा तो गलत ही यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही पूछा गया था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका भी इस बार सीटेट का पेपर हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।